Okay, dear friends, welcome to our Manthan program in first week of June. जैसा कि पहले मैंने बताया है कि हम ऑनलाइन इस तरह के जो ओपन लेक्चर पूरे जून तक देते रहेंगे. आई जस्ट कंटिन्यू, वी विल आवर टीम विल कंटिन्यू. उसके बाद दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर जीएस प्रोग्राम. डियर फ्रेंड्स, this is the post election scenario and every Indian is mentally absorbed what happened in elections, and particularly the result was so surprising. It became a matter of utmost concern for the people. ये लोगों के लिए बहुत कंसर्न, कुछ लोगों के लिए इंथुसियाज्म, कुछ लोगों के लिए सैडनेस और शोक का विषय हो चुका है. इस बार का हमने जो एपिसोड बनाया है कोलिशन पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द, उसके वाइडर इम्प्लीकेशन को देखने की कोशिश की है. हम और हमारी टीम ने इस बात की सावधानी बरती है. It should not be relapsed into a TV debate. It should be useful for students academically. क्योंकि एक तो आपका सीधा सा क्वेश्चन पॉलिटी में बनता है कोलिशन पॉलिटिक्स के ऊपर, चाहे वो गवर्नेंस से संबंधित आपका बन जाए पेपर 2 में, या ओवरऑल इंडिया के फेडरल सिस्टम के ऊपर बने, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल डेवोल्यूशन की ओर बने. कुछ भी इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है. अब डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार इलेक्शन से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो हम बहुत इधर उधर नहीं जा सकेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हमें अवेट कर रहे हैं जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते. अब देखिए, ये 2024 का ईयर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस ईयर इज बेसिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज in 60 countries the elections, in some countries the elections were already held, and in some countries just they are likely to be held. तो 60 कंट्रीज में दुनिया में इलेक्शंस होने वाले. इंडिया इसलिए स्पेशल है क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. अभी साउथ अफ्रीका में एक इलेक्शन कंक्लूड हुआ है और वहां पर भी बड़ी अजीब स्थिति हो गई. वी हैव टू कंपेयर द इलेक्शंस in South Africa with the elections or the fate of the Congress in 1977. मतलब लगता है कि मानो हिस्ट्री ने अपने आप को दोहराया. जब इंडिया की आजादी के बाद 1947 में, और कांग्रेस का तो एक तरह से गवर्नमेंट उस समय से ही एक्टिव हो गई थी, बट फर्स्ट इलेक्शंस के बाद फॉर्मली इट वाज फॉर्म्ड, और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर हुए, और 3 डेकेड के बाद यानी 47 से 77 में कांग्रेस ने चुनाव लूज कर लिया. क्यों? क्योंकि नेशनल मूवमेंट में लोगों से इसने जो प्रोमिसेस किए थे वह कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस बदल गई थी. तो वह एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के अगेंस्ट में 150 ईयर्स संघर्ष किया, एटलीस्ट 100 ईयर्स. इतिहास तो बहुत लंबा संघर्ष का है, लेकिन एएनसी का इतिहास ठीक शुरू होता है 1912 से और 1913 से, और फाइनली आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी वहां स्टैब्लिश हुई और नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट हुए साउथ अफ्रीका में. अपार्थाइड के अगेंस्ट उन्होंने संघर्ष किया, 27 ईयर्स जेल में रहे. प्रोमिसेस किया था वहां ब्लैक को राइट दिलवाने का, और जब डेमोक्रेसी फॉर्म हुआ था साउथ अफ्रीका में तो पूरे वर्ल्ड में इंथुसियाज्म था, क्योंकि उस साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेसी के लिए पूरे थर्ड वर्ल्ड लड़े थे, वो भी 3 डेकेड्स तक, जिसमें लीड पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक ने किया था. लेकिन और जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट हुए, तो नेल्सन मंडेला एक बड़े ही आइडियल प्रेसिडेंट थे. क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में, या सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थिति यह रही कि वहां एक बार जो प्रेसिडेंट होते वो ऑलवेज प्रेसिडेंट रह जाते. एक जर्नलिस्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जो आप लोगों से एक एनेक्डोट शेयर करना चाहेंगे.
कि वो बेसिकली लीबिया का एक मिलिट्री डिक्टेटर हुआ करता था, कर्नल गद्दाफी, जो 69 में ही हुआ था और उस वक्त कंटिन्यू कर रहा था। वो कहा कि मैं क्लास 6 में जब था, तो मेरे टीचर ने मुझे क्लास में पूछा था कि लीबिया का हेड कौन है, तो मैंने सबसे पहले हैंड रेज किया, कहा कर्नल गद्दाफी। अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो लीबिया पर रिसर्च रहा हूं, तो उसी कर्नल गद्दाफी के बारे में लिख रहा हूं। लेकिन आइडियली वो 5 इयर्स रह के उसने गद्दी छोड़ दी थी दरअसल में। लेकिन उसके बाद उसके सक्सेसर्स ने उस गरिमा का निर्वाह नहीं किया। ब्लैक लोग का एम्पावरमेंट नहीं हुआ, उनका सशक्तिकरण नहीं हुआ, इकोनॉमी पर राइट का प्रभुत्व बना रहा। और जो एक माइनॉरिटी जो राइट कम्युनिटी है, वो आज भी प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, हर क्षेत्र पर उसका कब्जा रहा। हाँ, फर्क केवल इतना पड़ा, कुछ ब्लैक भी कम से कम रिचनेस के मामले में व्हाइट के नजदीक है, करप्शन के कारण। जैकब जुमा आए, निराश किया, श्री रामफोसा आए, उन्होंने भी निराश किया, और अंत में पहली बार एएनसी माइनॉरिटी में चली गई और आज वो गवर्नमेंट फॉर्म करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 50% वोट कम से कम चाहिए एक प्रेसिडेंशियल सीट को जीत सके, 201 सीट को। लेकिन आज उसका 40% ही है, और सबसे बढ़कर 3 पार्टी है, जो डीए पार्टी है, एमके पार्टी है या जेड पार्टी है। कोई भी पार्टी के साथ उसका कोलिशन बनना मुश्किल है, और वहां पर एक हंग पार्लियामेंट की स्थिति और एक हंग प्रेसिडेंट की स्थिति बनी। लेकिन अभी हमें उधर ना देखना है, उधर हमें अपने इस इलेक्शंस के बारे में देखना है और इसके कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में हमें चर्चा करना। तो हम एक बात बताते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से भी हमने शेयर किया हमेशा। आरपी सर, मेनली आपका विषय है पॉलिटी गवर्नेंस, वैसे तो टेक्निकली इंटरनेशनल रिलेशन भी आपका डोमेन है, लेकिन मैं अनाधिकार प्रवेश कर ही जाता हूं। तो मुद्दा यह है कि हम लोग हिस्ट्री में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इंडिया और चाइना को प्राय कंपेयर करते हैं कि चाइना इंडिया से लार्जर साइज होने के बावजूद भी, चाहे उसका मंडारिन क्लास कहिए, ब्यूरोक्रेसी कहिए, या कन्फ्यूशियस का एजुकेशन कहिए, चाइना रिलेटिवली इंडिया से ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हमेशा रहा है एंशिएंट टाइम्स। लेकिन इंडिया की जो पॉलिटी रही हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड रही। एक समय था कि रोमिला थापर ने शगुफा छोड़ा था कि मॉडर्न स्टेट वॉज ए सेंट्रलाइज्ड स्टेट। 3 डेकेड तक बहस चली, अंत में रोमिला थापर को भी पीछे हटना पड़ा, और जेराल्ड फुसमैन, एक फॉरेन एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया में जो भी आज तक गवर्नमेंट हुई है और जो भी स्टेट हुआ है, चाहे वो फ्यूडल हो, वह तो फ्यूडल रहा है या फेडरल रहा है, सेंट्रलाइज्ड कभी नहीं रहा। प्रेजेंट रिपब्लिक भी फेडरल रहा है। और एक समय था कि हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन को वीकनेस की निशानी मानते थे, इंपायर को प्रेज करते थे। लेकिन अब डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, शायद पॉलिटी में भी आप लोग करते हो। हम लोग मानते हैं कि इतना तक कि मुगल एम्पायर के बाद जो रीजनल स्टेट्स बने, उस पर भी हम लोग मॉर्निंग नहीं करते हैं, उस पर भी हम लोग रोते नहीं है, कहते हैं कि चलो भाई, रीजनल स्टेट्स कम से कम रीजनल पॉलिटी को पैट्रोनाइज कर रहा है, रीजनल लैंग्वेज को, कल्चर को, रीजनल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। तो हम लोग यही मानकर चलते थे। तो इंडिया का नेचर ही वैसा रहा, और 47 के बाद अगर 3 डेकेड तक वहां पर एक तरह से समझिए तो एक पार्टी का डोमिनेंस रहा था, इसकी वजह रही थी कि डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं हुई। हम लोगों ने समय से पहले डेमोक्रेसी के चोगे को पहन लिया था, लेकिन डेमोक्रेसी ने परकुलेट नहीं किया था सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तक। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हरित क्रांति हुई, और जमींदारी एबोलिशन उससे पहले हुआ, तो जो टेनेंट क्लास है उसको राइट मिले। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद दे वर द वेरी लेबोरियस फार्मर्स, उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हुआ, उनके बच्चे अच्छी स्कूल और एजुकेशन प्राप्त किया, और तब इंडिया का जो सोशल कंपोजिशन बदला 80s में, तो तब पहली बार हंग पार्लियामेंट आया, कोलिशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हुआ। लेकिन जब 2014 में जब मोदी जी की सरकार गठित हुई, यानी उनको हम एनडीए 1 तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एनडीए से पहले भी गठित हो चुका है, मोदी 1 की सरकार हम कहें, तो उस समय उस गवर्नमेंट में पहली बार जो मेजोरिटी में आई गवर्नमेंट, तो लगा कि चलो हम लोग एक बार फिर मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स की तरफ लौट गए।
दूसरे 2019 के चुनाव में तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही सीटें ले ली और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अब वह एरा कोलिशन का समाप्त हो गया। लेकिन 1 डेकेड के बाद फिर अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। तो आपका सब्जेक्ट है, आप स्टूडेंट्स को जरा टेक्निकली क्वालिटी और गवर्नेंस पर इसके इम्प्लीकेशन को बताएं, फिर हम लोग बाकी बातों की चर्चा। जी सर। देखिए, सबसे पहले जो गठबंधन की सरकार बनने वाली है, रिजल्ट आ गया है, बनेगी तो वही बनेगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखना है कि ये क्यों अचानक से इतना इम्पोर्टेंट हो गया। गठबंधन की सरकार तो 90s में भी रही है। 1990 के दशक को गठबंधन की राजनीति और गठबंधन की सरकार का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अब उसके बहुत सारे आयाम थे, प्रवृत्तियां थी, नेचर थे, फेसेट्स थे, डायमेंशंस थे। पूरी तरीके से वो अभी लौटेगा या नहीं लौटेगा, इस पे तो डाउट है, क्योंकि गठबंधन ही अपने आप में बहुत सारे आयामों को रखता है। तो गठबंधन शब्द एक है जो 1990 के 1990s के नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हो या 91 से 96 तक का माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, ये सब हंग पार्लियामेंट वाले ही थे, ठीक है। या फिर 99 टू 2004 एनडीए की पहली बार सरकार बनी और यूपीए का 2 टेन्योर रहा उसके बाद 2014 तक। तो ये जो गठबंधन की जो बात उठी है आज की डेट में, वो पुरानी बातों से थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि 2014 से 2024 तक जो 2 सरकारें बनी, वो एक रिकॉर्ड की तरह एक पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। पूर्ण बहुमत वाली सरकार पहले भी थी, जैसे सर ने बताया 50s में, 60s में, लेकिन उन सरकारों पे कभी शक्तियों के या प्रशासनिक कार्यों के केंद्रीकरण का कोई आरोप नहीं लगा। इतिहास में शायद उस समय उसका दौर नहीं आया था, इसलिए नहीं लगा होगा, उस पर हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन 14 से 24 तक कुछ ऐसा रहा प्रशासनिक केंद्रीकरण को लेके, मंत्रालयों में काम करने को लेके, संसदीय समितियों को कार्य करने के लेके, पक्ष और विपक्ष के रिश्तों को लेके संसद के अंदर और संसद के बाहर, और पीएमओ के स्ट्रेंथ को लेके। क्योंकि अगर आपको देखना है कि केंद्र सरकार का कितना ज्यादा केंद्रीकरण है एक व्यक्ति या एक मंत्री के हाथ में, तो आपको पीएमओ का फंक्शन देखना जरूरी है। तो उस तुलना में सभी लोगों का अभी मानना है कि सरकार वही है एनडीए की, प्रधानमंत्री भी वही होंगे, मोदी 3.0 के नाम से हम जानेंगे, लेकिन वो पूरी जो प्रकृति और प्रवृत्ति है एक बदली हुई नजर आएगी। और इस बदलाव के पीछे का सबसे बड़ा आधार है कि यही प्रधानमंत्री रहेंगे जो पिछले 10 वर्षों में थे, तो तुलना बड़ा सीधा और सटीक होगा, क्योंकि व्यक्ति वही, पार्टी वही, सरकार वही, और मंत्रिमंडल में 70% लोग भी वही रहेंगे। तो ये तुलना इतना मजेदार होने वाला है, और हमारे आपके जैसे एक्सपर्ट्स और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत मजेदार है, क्योंकि एक ही व्यक्ति कैसे गठबंधन के, जिसको बोलते हैं गठबंधन धर्म, को निभाते हुए, जहां पे कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट पहले नहीं करना पड़ता था, अब शायद रोज रोज करना पड़े, तो क्या इसकी आदत है या आदत डालेंगे, किस हद तक ये कर पाएंगे, इसके बारे में देखना रहेगा। जैसा कि सर ने बताया कि इसमें टेक्निकलिटी क्या है, तो अगर थियरी के हिसाब से देखें तो कोलिशन पॉलिटिक्स को अभी लेते हैं, सरकार को थोड़ी देर बाद लेंगे। तो कोलिशन पॉलिटिक्स का 2 ही पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स को टेक्निकली ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि कोलिशन का साइज कितना है। अगर आप विद्यार्थी हैं, इसको एग्जाम में लिखना चाहते हैं, तो इसको आकार का सिद्धांत के नाम से दे सकते हैं, साइज प्रिंसिपल ऑफ कोलिशन। एक बड़े विद्वान आदमी ने इसको दिया है। तो उनका मानना है कि कोलिशन में उतने ही मेंबर्स हो, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, उतने ही मेंबर हो जितना सरकार चलाने के लिए जरूरी है, तो वो कोलिशन बड़ा बढ़िया काम करता है।
अब इस बार के चुनाव रिजल्ट को देखा जाए तो बिल्कुल वही थ्योरेटिकल पोजीशन बन गया है, क्योंकि एक मेन पार्टी, दो सब्सिडियरी पार्टी, रीजनल पार्टीज, ये दोनों तीन प्लेयर मिला के 272 का आंकड़ा छू ले रहे हैं। यानी कि जो सरकार की शक्तियों का, रिवार्ड्स का, मंत्रालय का, डिपार्टमेंट्स का, कार का, बंगले का, बहुत सारी चीजों का बंटवारा होता है। तो ये जो सुविधाओं और सुख का और शक्तियों का बंटवारा होगा, तो केक का साइज जो है वो सिर्फ 3 लोगों में बटेगा, तो सबको सफिशिएंटली मिलेगा। और इसलिए कोलिशन पार्टनर्स के बीच में उस तरीके का डिस्प्यूट या डिबेट शायद न देखने को मिले। जब कोलिशन में 15 लोग या 13 लोग रहते हैं, तब जो हंगामा होता है तो वो देखने को शायद ना मिले। तो आकार का सिद्धांत एक ऐसा है कि कोलिशन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको एग्जैक्टली उसके अंदर घुस के देखना होगा कि साइज ऑफ कोलिशन क्या है, कितने दल हैं, और 272 के आंकड़े के कितने ऊपर हैं। बहुत कंफर्टेबली अगर थोड़े से ऊपर हैं तो डर सबको रहेगा कि 272 से कम गए तो हम भी जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेन पार्टी ही जाएगी, जाएंगे तो कोलिशन पार्टनर्स भी। तो कोलिशन धर्मा जिसे कहते हैं, उसको बचाने की जिम्मेदारी सबके ऊपर आ जाती है। ये पहला तकनीकी पहलू था इसका। और दूसरा यही है थ्योरेटिकली कि आप दूसरे सिद्धांत पे जाएंगे, इसको कहते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म इंडिया का एक स्वाभाविक चरित्र है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने, प्रोफेसर एलेक्जेंड्रोविच हैं, बहुत पुराने एक जानकार, भारत पे किताबें लिखे हैं। उनका कहना है कि भारत के राज्यों का केंद्र सरकार से किस हद तक बार्गेन करने का पावर रहेगा, वो संविधान पे न निर्भर रह के गठबंधन और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का केंद्र सरकार में भूमिका पे निर्भर करता है। तो जहां ये चीज बार्गेनिंग स्टेक होगा, बार्गेनिंग सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि बिहार की रीजनल पार्टी है तो बिहार ज्यादा बार्गेन करेगा, बाकी स्टेट नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हीं स्टेट्स का बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ता है जो लोग सरकार में शामिल हैं, कि आंध्र प्रदेश का दल है तो आंध्रा और बिहार को छोड़ के अन्य राज्यों का बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। जहां ही कोलिशन गवर्नमेंट आती है, सरकार का बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। सरकार की फाइलें मंगाने की और अपना मत मंत्रालयों पे या मंत्रियों पे इंपोज करने की टेंडेंसी में थोड़ा संकोच होने लगता है। तो अब तक ये लोग बोलते हैं, कितना सही है कितना नहीं, कि सारी फाइलें पीएमओ में डिसाइड होती थी और मंत्रालय में भेज के हम साइन करा लेते थे। अब कोई कुछ बोलता नहीं था, जो लोग बोलना भी चाहते थे वो भी नहीं बोल पाते थे। लेकिन अब ऐसा कम से कम नहीं होगा। और दूसरा है कि कोलिशन पॉलिटिक्स के आने से विपक्ष का भी कोलिशन रहता है। ऐसा नहीं है कि कोलिशन अगर सरकार है तो सोचिए विपक्ष में कितना कोलिशन होगा, क्योंकि विपक्ष सिंगल पार्टी तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर विपक्ष सिंगल पार्टी रहे तब तो वो सरकार ही ना बना ले। तो विपक्ष का कोलिशन भी, जब इधर कोलिशन होता है तो उधर का कोलिशन भी इफेक्टिव हो जाता है। और जब इधर रूलिंग पार्टी सिंगल मेजॉरिटी में रहती है सरकार में, तो उधर का कोलिशन इनइफेक्टिव होने लगता है। तो अचानक से आप देखेंगे कि फेडरलिज्म में, यानी कि भारत के संघ में, जो राज्य के दल विपक्षी कोलिशन में है उनका भी, जो राज्य के दल केंद्र सरकार के कोलिशन में है उनका भी, इन दोनों का ही बार्गेनिंग स्टेक बढ़ने वाला है। और इसका इधर असर अब सब क्षेत्रों में दिखेगा। अब सर बताएंगे, हम सभी लोग चर्चा करेंगे। आर्थिक होगा, विदेश नीति में होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक सबसे पहले बड़ा होगा, क्योंकि उस पे ही डिबेट होगा, यूसीसी आएगा कि नहीं आएगा। अब बाकी मुद्दों पे क्षेत्रीय दल ना बोलें भले, लेकिन जो भारत के सोसाइटी और संस्कृति को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, उस पे वो ज्यादा मुखर हमेशा रहते हैं। तो असर तो लगभग हर क्षेत्र पे पड़ेगा, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आज आपने थोड़ा सा, सॉरी फॉर इंटरप्शन जी आज आपने गौर किया होगा न्यूज़पेपर, जी 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 न्यूज़पेपर जी के बहुत शौकीन है।
आज मैं बहुत क्यूरियोसिटी से देखा कि भाई बाकी पार्टियों का बॉडी लैंग्वेज क्या है। जी जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, जी और तो और छोड़िए बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, तो बॉडी लैंग्वेज का बदलाव तो मैंने पहले दिन ही महसूस जी किया जी कि आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं तो उनके बगल में जस्ट चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमेशा आपको दिखे। जी जी उसको पहले जहां कई बार पहले नीतीश जी भी बोलते थे, लेकिन अब वो नीतीश बाबू बोलने लगे। हाँ एक ये भी फर्क नजर आया। जी और नीतीश कुमार भी थोड़ा सा ज्यादा जेनरस हो गए, क्योंकि पहले उनको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लगती थी, बिल्कुल तो बिल्कुल उनका भी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बदल गया। उनको हमेशा लगता था कि वो सामने वाला मुझे वीक समझ रहा है, बिल्कुल क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि वो चीफ मिनिस्टर होने लायक है नहीं, उनकी संख्या नहीं है, बिल्कुल सर लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने कलबल छल से चीफ मिनिस्टर है। जी पहली बार उनको लग रहा है कि नहीं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बचा रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के पद के हम वास्तविक बिल्कुल दावेदार सर हैं। बिल्कुल तो उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल अच्छा, अब चलिए वो तो एक बात हुई। अब दूसरी बात, जैसे आज मैंने देखा पहले ही कि भाई ये जेडीयू के जो नेशनल प्रवक्ता है, उन्होंने 3 बातें आज पहले ही कह डाली। उन्होंने कहा कि देखिए, अग्निवीर कार्यक्रम में हम नहीं, अग्निवीर कार्यक्रम को हम बिल्कुल से उसको हम नापसंद करते हैं, क्योंकि उनका इशारा इस तरफ था कि अगर कि जिन राज्यों में बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई, उसमें ऑपोजिशन ने अग्निवीर जो उनका प्रोग्राम है उसको काफी हाईलाइट किया। दूसरा, उन्होंने संकेत किया कि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ तो हमको पहले से ही हमारा स्टैंड है कि जो भी होना चाहिए आपसी सहमति से। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि जाति पर आधारित जो जनगणना है, कास्ट सेंसस है, उसके हम हमेशा पक्षधर रहे और रहेंगे। तो 3 बातें तो उन्होंने जी स्पष्ट रूप जी में कहा। जी उसके बाद मार्केट में ये बातें तैर रही और न्यूज पेपर जिस पे प्रूव कर रहा है कि भाई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों 4-4 कैबिनेट मंत्री की मांग, जी ये 4-4 पद की मांग कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू ने तो लोकसभा स्पीकर के पद की भी मांग कर, बिल्कुल जो पब्लिकली रिसर्फेस नहीं हुआ है, लेकिन पत्रकार अंदर की बात बता। और जो लोक जनतांत्रिक पार्टी है रामविलास पासवान की, तो उसमें जो चिराग पासवान है वो कह तो रहे हैं कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, लेकिन उनका भी कैबिनेट पोस्ट पर उनकी भी निगाह है। तो एक चीज बस केवल आप हमको बता दीजिए, कितना स्पेस बीजेपी के पास है पार्टी को नेगलेक्ट करने की, क्योंकि अब तक तो जो एनडीए पार्टी थी, जैसे लोग बीजेपी जी पर्टिकुलरली जी थी, जी वो हमेशा कहती थी कि हम मेजोरिटी में भी है, तो अभी हम कहीं ना कहीं, आपने अभी टर्म का एक इस्तेमाल किया कि हम कोलिशन धर्म का पालन, जी गठबंधन धर्म का पालन जी करें। लेकिन जो अकाली दल के साथ व्यवहार रहा, शिरोमणि अकाली दल के साथ, या फिर इनका जो पुराना पार्टनर रहा जो बॉम्बे में, जैसे जो आपने देखा शिवसेना, तो इन दोनों के साथ इनका बिखराव हुआ। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी एक बार टूट चुका है, एक बार होके अलायंस टूट चुका है। जी तो कितना स्पेस है इनके पास। आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि जब स्पेस कम होता है तो सारी पार्टियों की जवाबदेही हो जाती है कि सरकार को बचाए। जी अब सर ये जो मुद्दा है कि कितना इनको रिलेटिव बार्गेनिंग पावर सबका रहेगा, तो थ्योरेटिकली तो पहले ये है कि 3 ही मेन प्लेयर हैं। तो देखिए 10% लोकसभा के मेंबर्स के मंत्री बनने होते हैं ना, यही हमारा रूल है 91st अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली में, और 15% टोटल केंद्र सरकार में और बाकी राज्यों में। तो 543 का जो ये 15% है, 10% है, ये बहुत नंबर हो जाता है। ये हो जाता है 87 मिनिस्टर्स, 87 मंत्री बनना है। तो मंत्री पद की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है कैबिनेट मंत्री कितने बने। कैबिनेट मंत्री की संख्या भी निश्चित नहीं होती है, प्रधानमंत्री के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि किन किन मंत्रालयों को वो कैबिनेट का दर्जा देता है। तो लड़ाई है पहले कैबिनेट का। और चूंकि टीडीपी का इतिहास है कि जब एनडीए की सरकार 99 टू 2004 बनी थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो जीएमसी बालयोगी टीडीपी के ही स्पीकर रहे 5 साल। तो वो टीडीपी चाहती है कि उस इतिहास को दोहराते हुए, और हमने एक बार प्रूफ किया है कि हम स्पीकर के पावर का कभी भी हम केंद्र के बार्गेनिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, तो हमको फिर से स्पीकर का पद दिया जाए। अब ये है कि ये आपसी इन लोगों का खींचतान या कहिए एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज, जो कि लोकतांत्रिक रूप से सही है। हम यहाँ बैठे ही इसलिए हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए कि यही जो खींचतान रोज आता है कि वो ये मांग रहे हैं, वो ये नहीं दे रहे हैं, यही तो लोकतंत्र है।
क्योंकि बातचीत का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हम हर चीज पे एग्री हो ही जाएंगे। समटाइम्स वी एग्री टू डिसएग्री। तो लोकतंत्र में वो खींचतान के बाद 2-3 दिनों में सरकार बनेगी, और चूंकि ये प्लेयर कम है और ये दो स्टेट्स दोनों ही स्पेशल स्टेट का दर्जा मांग रहे हैं, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि वो लोग अपना वाइटल रोल केंद्र की स्टेबिलिटी में दिखाएं और मैक्सिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो ले सकते हैं फाइनेंस कमीशन के थ्रू, ग्रांट्स इन एड के थ्रू, या और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के थ्रू, या बैकवर्ड स्टेटस के थ्रू उसको लेने की कोशिश करें। और अपने लोकल पॉलिटिक्स को, चूंकि रीजनल पार्टीज हैं, इनका तो प्रमुख यही है कि हम अपने अपने राज्यों में नंबर 1 बने रहें। एक चुनाव में तो ये आ गया, 5 साल के बाद अब आंध्रा में चुनाव होगा, लेकिन बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पे है कि वो फिर से मुख्यमंत्री की पोस्ट पे मिले। तो इसलिए वो इस चीज को छोड़ना नहीं चाहेंगे। और कई बार बात उठती है, ये थोड़ी राजनीतिक सी है, कि ऑपोजिशन में जेडीयू जा सकता है या टीडीपी जा सकता है। चांसेस थ्योरेटिकली इस बात के कम है, प्रैक्टिकली देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। थ्योरेटिकली कम है क्योंकि वहां पे वो लोग इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे जितना कि रूलिंग पार्टी में बन के ये रहेंगे, क्योंकि वहां से उनसे ज्यादा एमपी की सीट लाने वाले कई क्षेत्रीय दल खड़े हैं और मिले, कई क्षेत्रीय दल खड़े हैं। तो इसलिए सर इसमें यही है कि इनके बार्गेनिंग कैपेसिटी रूलिंग पार्टी के साथ ही ज्यादा सर्व होगा। अब ये इनके अंदर का मुद्दा होगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कंट्रोवर्शियल मुद्दे को कैसे ठंडे बस्ते में डालते हैं या अमेंड करके उसको लागू करते हैं, और फिर जो कोर पॉलिसीज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, उसको लेके कैसे आगे चला जाए। ओके, जरा जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो कोर पार्ट है, जी कोर पार्ट से मेरा आशय ये है कि जैसे एक बड़ा मुद्दा सेंट्रल स्टेट रिलेशन में रहा है, जो अभी हाल में जो 2-3 इरिटेंट रहे हैं, उसमें एक मेजर इरिटेंट रहा है, वो रहा है गवर्नर, खासकर 3 स्टेट्स में जो गवर्नर का रोल रहा, जी जी तो वो बहुत आपत्तिजनक रहा, ऑब्जेक्शनेबल रहा, जी और ये लगा जैसे खुल्लम खुल्ला कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रावेंशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें इंटरवेन करना। जी तो इस पोस्ट इलेक्शन एरा में उस बिहेवियर में बदलाव होना तो समझता हूँ लाजमी है, जी आपका पॉलिटिक्स है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट चाहे इस बात को बोले या ना बोले, जीएसटी काउंसिल में इसका डोमिनेंस बहुत ज्यादा सेंटर का रहा। जी हमें लगता है कि इसमें भी आप थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या आपको संभावना दी। जी सर, यहाँ दो बात और मैं थोड़ा इसमें 1-2 चीजें और भी जोड़ना चाहूंगा। और तीसरी चीजें, जैसे पॉलिसी मेकिंग में आईएएस ऑफिसर थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट रहा, और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा लाचार, स्टेट ब्यूरोक्रेसी बड़ा लाचार टाइप की थी। जी जी तो मुझे लगता है कि इसका भी कुछ इम्पैक्ट अब पड़ सकता है बिल्कुल behavior सर, में। बिल्कुल। तो इसको सर हम 3 छोटे-छोटे पार्ट्स में स्टूडेंट्स को समझने के लिए मैं इसको तोड़ के बताता हूँ। पहला मुद्दा रखते हैं, कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स क्या है? क्योंकि कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आप, केंद्र सरकार सोचती है कि मैं सही कर रही हूँ, कोई भी नीति बनाए, नीतियां गलत नहीं होती हैं, लेकिन उन नीतियों को विरोध करने के जितने भी स्वर उठते हैं, उनको या तो इग्नोर किया जाता है, या लैम्पूनिंग, क्रिटिसाइज किया जाता है, या दरकिनार कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारे में दम नहीं है। इससे क्या होता है कि केंद्र सरकार कॉन्फिडेंट है, लेकिन कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंट और इगोइस्टिक नजर आने लगती है, और ये कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ चला जाता है। कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स पिछले 10 वर्षों में लगातार देखने को मिला है। वो गवर्नर का रोल हो, या फाइनेंस कमीशन के अंदर उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात हो, या फिर अग्निवीर जैसे स्कीम्स को लागू करने के तरीकों की बात हो, या जीएसटी का के कॉम्पनसेशन वाली जो मुद्दा उठा था कि भाई 5 साल तक देंगे, फिर बोले कि अब ठीक है हो गया तुम लोन ले लो। तो बहुत सारे बातों पे कन्फ्रंटेशन हुआ, विद इन पार्लियामेंट भी हुआ, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, कमिटीज में बिल कम गए, बिल थोड़े जल्दी पास किए गए। तो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स में कमी आएगी।
अब कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स 3 राज्यों में, मान लीजिए कि तमिलनाडु में था क्योंकि वहां पे अन्य पार्टी की सरकार है। अभी भी तमिलनाडु की स्टेट पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं है, अपोजिशन में ही है पिछले 10 वर्षों की तरह। लेकिन उस कन्फ्रंटेशन में निश्चित कमी आएगी। इसलिए ये कन्फ्रंटेशन का जो पीछे का विश्वास था केंद्र सरकार का कि हम सही हैं, और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी है कि लोग इस कन्फ्रंटेशन को प्रो गवर्नमेंट ट्रीट करेंगे, वैसा हुआ नहीं। जनता ने कन्फ्रंटेशन को रिजेक्ट किया है। अपोजिशन ने इसको बोला घमंडी सरकार है। घमंडी सरकार अपोजिशन बोलती है, हम लोग थ्योरेटिकली इसको बोलेंगे कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स को लगातार चलाते रहने की एनर्जी जो है उसमें डेफिनेटली कमी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे बंगाल के गवर्नर का हो अब, या फिर पंजाब के गवर्नर का हो, जहां के, और तमिलनाडु, तीनों गवर्नर के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व हुए। तो ये अब शायद ना हो, इस पर निश्चित रूप से उठेगा। दूसरा ये है कि जीएसटी काउंसिल और सेंटर स्टेट रिलेशन के इन चीजों पे क्या होगा। तो जीएसटी काउंसिल बाय डिफॉल्ट सेंटर स्टेट रिलेशन का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक गोल्डन एग्जाम्पल माना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है कि जीएसटी काउंसिल में पहली बार ऐसा है कि केंद्र राज्य कभी भी बिना एक दूसरे की सहायता के कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अकेले कोई नहीं ले सकता। लेकिन केंद्र के समर्थक राज्यों की संख्या अगर ज्यादा है तो फिर वो अपने रिक्वायर्ड जो बहुमत है वहां तक वो पहुंच ही जाएंगे, वहां पे 3/4 तक, तो उसमें रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अब केंद्र का वोट तो उतना ही है, अब कोलिशन पॉलिटिक्स की सरकार हो या नहीं हो, केंद्र का वोट जो है कि हमारा वोट भाई 33% है, बाकी राज्यों का 66% है, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अब राज्यों की भूमिका में परिवर्तन होने के साथ केंद्र को अपने राज्यों को या अपने समर्थकों को डिक्टेट करके मोबिलाइज कराना इतना आसान नहीं होगा अगर वाइटल मुद्दा कोई आता है तो। लेकिन इकोनॉमिक्स पे एग्जैक्टली कोलिशन गवर्नमेंट का इम्पैक्ट अन्य विशेषज्ञ का विषय होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे एक पॉइंट है कि नीतियां बनते समय इस पे क्या अंतर है। तो सर इसका सबसे इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली जो हमारे एग्जाम से भी रिलेटेड है वो है संस्थाओं की स्वायत्तता, autonomy of constitutional as well as statutory plus non extra constitutional institution। तो सर्किल्स में बात हो रही है, आप नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक या जहां भी इनसाइड सर्किल में जाएं तो हर जगह बात हो रही है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पे आरोप लगता आया है कि वो अब कंट्रोल्ड वे में काम कर रही हैं, निश्चित रूप से कोलिशन गवर्नमेंट आने के चलते उन सभी संस्थाओं के फंक्शनिंग में लीगली कोई चीज अंतर नहीं आएगा। लेकिन एक होता है कि भाई अब शायद मैं खुल के काम कर सकूं, ये बिलीफ है, किसी ने रोका नहीं था। लेकिन बात वही बॉडी लैंग्वेज की है कि रिजल्ट आते ही सबका बॉडी लैंग्वेज बदल गया, इवन रूलिंग पार्टी के अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्सेप्ट पीएम एंड होम मिनिस्टर, उन लोग की बॉडी लैंग्वेज बदल गई क्योंकि उनको अब पता है कि पहले की तरह उनको डिक्टेट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इनसाइडर इंफॉर्मेशन कुछ हम लोग ऑनलाइन नहीं दे सकते, बट इट हैज बीन वेरी क्लियरली रिसीव्ड बाय अस कि विद इन रूलिंग पार्टी हर एक मंत्री का और एमपी का बॉडी लैंग्वेज, शब्दों का प्रयोग उसी पार्टी के अंदर जो अब तक था बदल चुका है 2 दिनों के अंदर। तो संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता जिसके ऊपर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं उसके अब कमी आएगी, और ये संस्थाएं निश्चित रूप से अब शायद ज्यादा पारदर्शी या उत्तरदायी तरीके से काम कर पाएंगी। और बाकी विदेश नीति और इन चीजों पे जो असर है वो रहेगा ही, और इसको बाकी विशेषज्ञ हमारे बताएंगे। ओके, गुड। अब गौरव जी, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और आप स्टूडेंट्स को उन सवालों को सेटिस्फाई करेंगे। न्यूज़पेपर तो जो दे रहा है या जो जर्नलिज्म का आर्टिकल्स आ रहा है, हाँ, लेकिन आगे सर एक चीज और भी जी, एक क्वेश्चन अब स्टूडेंट्स को बता दीजिए क्योंकि इनको लगेगा कहीं ये टीवी बहस ना हो। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन की संभावना हो सकती है, बस यूपीएससी में तो केवल संभावना बताई जा सकती है, कि कोलिशन पॉलिटिक्स का
इम्पैक्ट को लेके, जी, पॉलिटी या गवर्नेंस पर जी, क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी तो है। जी, बिल्कुल है। जी, देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ बड़े शॉर्ट में। पहला जो एरिया जो क्वेश्चन यूपीएससी को डायरेक्टली कनेक्टेड होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट का सेंटर स्टेट रिलेशन और खास तौर से सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पे क्या आप असर देखते हैं? अब कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इंटर स्टेट काउंसिल, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल का फंक्शनिंग। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जहां तक बात है, इसके ऊपर पहला रेंज ऑफ क्वेश्चन आता है। दूसरा, अगर कोई 10 साल में प्रमुख विवाद सेंटर स्टेट का रहा है, तो उसके ऊपर भी उठाया जा सकता है, जैसे कि फाइनेंस कमीशंस के रोल को अब आप नए इस सिरे से कैसे देखना चाहेंगे, उसे कैसे प्रभावित होगा, यानी कि वित्तीय, फाइनेंशियल और फिस्कल फेडरलिज्म पे असर, इस चीज को भी हम इनको देखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो हमारा इसका जो डायरेक्टली क्वेश्चंस है कोलिशन पॉलिटिक्स का, कि कोलिशन पॉलिटिक्स ही भारत के लोकतंत्र को प्राकृतिक रूप से शोभित करता है या सुटेबल है, तो क्या आप इसको सही समझते हैं? इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस की चर्चा करिए। तो इस बात पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि जीएस में ही हम बात कर रहे हैं, तो जीएस में हमेशा याद रखना है कि जब भी पॉलिटी या ऐसे राजनीतिक प्रश्न आते हैं, जनरली हम व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पॉलिटिकली नहीं लिखने की कोशिश करना है, उसको एक न्यूट्रल और एनालिटिकल मोड में ही लिखने की कोशिश करते रहना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब गौरव सर आप आइए इस पॉइंट पर। जो एक कॉमन जर्नलिज्म है, जो हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, जो हम प्रायः जर्नल्स और पेपर्स में देखते आ रहे हैं, इकोनॉमी पर जो इश्यूज है उसमें वो आंख मूंद कर बोलते हैं कॉन्टिन्यूएशन पॉलिसी में कोई मेजर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार को उससे कोई खास लेना देना नहीं, और ना ही चंद्रबाबू नायडू को। दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में ज्यादा से ज्यादा वो रियायत ले लेंगे कि वो अपने स्टेट्स को पहले भी डिमांड एक 1 डेकेड से करते आ रहे हैं कि उनके जो स्टेट उनको स्पेशल स्टेटस मिले, जो मिल जाएगा बिहार और आंध्रा का, ऐसी संभावना तो पूरी तरह से है, वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो आप एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जहां पर जर्नलिस्ट का भी ध्यान नहीं जा रहा, एक पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुई थी। सेकेंड जनरेशन ऑफ जो लिबरलाइजेशन है वह भी शुरू हो चुका था, और उसके तहत बहुत सारे रीजन्स में रिफॉर्म्स हुआ, जैसे लेबर लॉ रिफॉर्म्स हुआ था, फिर इंसॉल्वेंसी एक्ट आया था, कुछ मेजर स्टेप्स इस गवर्नमेंट ने लिए थे, जीएसटी को इन्फोर्स किया था, लेकिन एग्रीकल्चर में इसने हाथ डाला था। लेकिन जैसा कि आरपी सर ने कहा कि इनका कार्य करने का जो थोड़ा ऑटोक्रेटिक तरीका रहा, अगर वही एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को थोड़ा सा ज्यादा कंसेंसस के साथ लागू करते तो शायद सफल हो गए होते, लेकिन उसमें विफल हो गए। और संयोग और दुर्भाग्यजनक की स्थिति यह रही कि जहां जहां पेजेंट एक अच्छा खासा चंक रहा, वहां वहां गवर्नमेंट को एक सेटबैक लगा। पंजाब में देखिए, हरियाणा स्टेट में देखिए, राजस्थान में देखिए, उसके बाद गवर्नमेंट की थोड़ी सी हौसले तो यहाँ जरूर डाउन हो गए। अब ग्रोथ वर्सेस इनइक्वालिटी की बात है, जिस पर भी हम आएंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि ये पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इसका अब क्या होगा? गवर्नमेंट क्या उसको परसू कर पाएगी? क्या हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को आगे बढ़ने की संभावना देख पा रहे हैं या नहीं, एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने के नाते? आप जी सर। तो सर, जर्नलिस्ट चाहे कुछ भी कहें, और हमारे सारे जर्नलिस्ट एग्जिट पोल और अपने एनालिसिस में भी फेल हुए हैं, तो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको वो अब भी शायद नहीं पढ़ पा, क्योंकि पब्लिक का सेंटिमेंट हमें स्टॉक मार्केट दिखाती है। आम पब्लिक में, आम इन्वेस्टर में अभी एक बहुत बड़ा भय है। उसी कारण स्टॉक मार्केट औंधे मुंह गिरा, फिर थोड़ा संभला, किंतु अभी तक वो एडजस्ट होने की स्थिति। तो अभी भी काफी लोगों को ये भय है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और मैं थोड़ा सा पहले इस विषय में बात करूंगा, क्यों कोएलिशन पॉलिटिक्स के नाम से इकोनॉमिक्स में लोग डरते हैं, आर्थिक रूप से लोग डरते हैं। हमेशा, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा, एक दुर्भाग्य है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स को इंस्टेबिलिटी के साथ जोड़कर देखा जाता है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है।
तो हम पाएंगे कि धीरे धीरे स्वैत ही लोगों के बीच में जो भय है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स से इंस्टेबिलिटी आती है, ये चला जाएगा। अच्छा, उस भय के 2-3 मूल कारण हैं, जरा उन पर भी एक हम चर्चा कर लें तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है। एक विषय है जेडीयू को लेकर और एक विषय है टीडीपी को लेकर। जेडीयू ने अग्निवीर को लेकर कुछ मांग रखी है और टीडीपी का जो मुद्दा था जिसके आधार पर उन्होंने पहले एनडीए का कोएलिशन ब्रेक किया था, वो था अमरावती डेवलपमेंट फंड। तो इन दोनों ही विषय पर हमारे पास अनेकों प्रस्ताव हैं कि इनका हल किस प्रकार निकाला जाए। क्योंकि कोई भी समस्या है तो हमें उसके हल की ओर देखना होगा। तो अगर हम बात करें अग्निवीर की, तो अग्निवीर को लेकर नीति आयोग एक प्रपोजल सबमिट करने जा रही है कि अग्निवीर में अगर हम 1.5 लाख लोगों की भर्ती लेते हैं और उसमें से 60,000 लोगों को फाइनल करते हैं, तो बाकी 90,000 लोगों का क्या होगा, उनका एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, इसी को लेकर सारा डिस्प्यूट है। तो एक डिस्कशन चल रहा है कि अब उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाएगी और इस एम्प्लॉयमेंट गारंटी को देने के लिए पूल ऑफ रिजर्व बनाया जाएगा। उस पूल ऑफ रिजर्व को रिजर्वेशन मिलेगा सभी स्टेट्स के पुलिस सर्विस में और सभी सेंट्रल सर्विसेज में। अभी तक उनको केवल वरीयता दी जा रही थी और एक बहुत छोटा रिजर्वेशन था जिससे जॉब गारंटी इंश्योर नहीं हो पा रही थी। अब एक जॉब गारंटी के रूप में उसे दिया जाएगा कि आप सबको जॉब मिलेगा और उसके लिए पूल इन कोटा होगा और 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा, विद इन विच जिसके बीच में उन सबको कहीं ना कहीं किसी सर्विस में अलॉट किया जाए, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे वो कोई भी और सर्विस हो या पुलिस सर्विस हो। तो इस प्रकार अग्निवीर का भी एक हल निकाला जा सकता है। उसी तरह जो टीडीपी का एक समस्या थी वो थी जब आंध्र प्रदेश स्टेट का बाइफर्केशन हुआ था और एक अलग तेलंगाना बना और उसमें क्योंकि हैदराबाद उसके मध्य में है तो चंडीगढ़ जैसा कैपिटल शेयरिंग फॉर्मूला भी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि पंजाब हरियाणा तो आज तक अपनी कैपिटल शेयर कर रहे हैं। तो वैसा फॉर्मूला भी क्योंकि संभव नहीं था तो उनको प्रॉमिस किया गया था उस समय कि आप इसको डिवाइड होने दीजिए और आपको एक नया कैपिटल बनाने के लिए फंडिंग हम करेंगे। तो उस समय ऐसा आश्वासन उनको उस समय पर यूपीए सरकार द्वारा दिया गया था। और क्योंकि बाद में जब एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने इसकी मांग रखी, किंतु क्योंकि ये केवल एक आश्वासन था, इसके बारे में लिखित में कोई बातचीत नहीं हुई थी और पब्लिक रिकॉर्ड में कितना फंड दिया जाएगा इसका कोई डिस्कशन नहीं था, तो इसको लेकर फिर पीएम में और सीएम के बीच में थोड़ा बहस हुआ और उसके बाद इनका कोएलिशन ब्रेक हुआ। तो अब उस सिटी डेवलपमेंट फंड को कैसे हम फाइनेंस कर सकते हैं, तो इसको लेकर एक बात चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैकेज देगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, दूसरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर उसको पैकेज मिलेगा और तीसरा उसको म्युनिसिपल बॉन्ड के थ्रू एक अच्छी खासी फंडिंग दी जाएगी। मतलब अमरावती सिटी डेवलपमेंट काउंसिल का एक बोर्ड बनेगा और वो बॉन्ड इश्यू करेगा और उसके मेजोरिटी बॉन्ड 50-60 हजार करोड़ तक के बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज करेगी और वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पर। तो इस प्रकार सिटी डेवलपमेंट काउंसिल की फंडिंग करके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड भी दिया जा सकता है। तो यही मात्र एक डिस्प्यूटेड इशू था, अन्यथा कभी किसी पॉलिसी इशू पर टीडीपी ने कभी एनडीए की किसी सरकार में ऑपोजिशन नहीं की। तो अगर ये प्रॉब्लम सेटल हो जाएंगे तो इंस्टेबिलिटी हमारे सामने नहीं होने जा रही है। अब क्या इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो क्या आर्थिक नीतियां या इकोनॉमिक पॉलिसी उसी प्रकार चलती रहेंगी जैसे वे पहले चल रही थी? तो इसमें कुछ के लिए हम कहेंगे हाँ और एक दो जगह पर इसमें मेरा उत्तर होगा ना। कुछ पॉलिसी उसी प्रकार चलेंगी जैसे वे चल रही थी, किंतु कुछ बिग टिकट रिफॉर्म्स, ये एक बड़ा कीवर्ड है जिसको काफी सारे अर्थशास्त्री प्रयोग करते हैं, बिग टिकट रिफॉर्म्स को लेके कुछ चैलेंज हम देखेंगे। कुछ बहुत बड़े रिफॉर्म्स जिनका प्लानिंग था, जैसे 2 लेबर कोड जो कि ऑलरेडी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुके थे और उन्हें राज्यसभा द्वारा पारित होना था, उन पे अब डिस्प्यूट रहेगा और शायद वे पास नहीं हो पाएंगे। डिजिटल इंडिया बिल जो कि ऑलरेडी राज्यसभा में लंबित है, उसको लेकर भी अब एक डिस्प्यूट रहेगा और इसी प्रकार पेस्टिसाइड बिल, सीड बिल, इंश्योरेंस बिल, ये सब अभी राज्यसभा में लंबित है। अब इनको पास कराने का जो प्रोसेस है ये बड़ा टफ हो जाएगा और ये शायद पास ना हो पाए और हो सकता है पास हो भी जाए, हम उतना श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, नहीं तो अभी कठिन होगा। दूसरा, एक चर्चा चल रही थी कि एक नया एमएसएमई बिल आएगा। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग। तो लघु उद्योगों में सरकार की एक नीति थी कि लघु उद्योगों को जितनी हम सब्सिडी देते हैं, जितने बेनिफिट्स देते हैं, उन सब बेनिफिट्स की एक पॉलिसी बनेगी कि कोई भी बेनिफिट 10 साल से अधिक नहीं मिलेगा।
एमएसएमई का एक नया क्राइटेरिया आएगा और उस क्राइटेरिया के अंडर ही उन लोगों को लिमिटेड टाइम तक बेनिफिट मिलेगा। तो ये पॉलिसी शायद अब इंट्रोड्यूस करना बड़ा कठिन होगा। फिर इस प्रकार एक बहुत बड़ा इश्यू जिस पे डिबेट ऑलरेडी हो रहा है, जिस पर डिबेट पिछले समय से चल रहा है, वो है कुछ प्रोजेक्ट्स जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स वैनिटी प्रोजेक्ट कहती रही है। वैनिटी प्रोजेक्ट जैसे कि बुलेट ट्रेन। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे कि महाराष्ट्र, कांग्रेस और महाराष्ट्र में इवन शिवसेना ने भी कहा था कि बुलेट ट्रेन हमारी बुनियादी आवश्यकता आज नहीं है और इसका प्रयोग केवल 1% या 2% पॉपुलेशन ही करने वाली है और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जगह हमें कुछ और प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अभी इन्वेस्ट करना है। तो हालांकि ये वैनिटी प्रोजेक्ट है या नहीं, इस पर डिबेट हो सकती है। मैं अभी केवल ओपोजिशन के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से विचार है ये वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है, किंतु मेरा विचार मान्य नहीं है। यहाँ वैनिटी प्रोजेक्ट को आप क्लियर कर दीजिए। जी, वैनिटी प्रोजेक्ट का अर्थ होता है ऐसे प्रोजेक्ट जो बड़े ही भव्य दिखाई दे, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको सिटी को, कंट्री को एक अलग ग्लोरियस, भव्य या बड़ा आकर्षक या बहुत ही प्रेस्टिजियस वो हो। जैसा कि दुबई के विषय में हम कह सकते हैं जो दुबई टावर है, ओके। इसी प्रकार जो ताइवान का सेंट्रल टावर है और न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क है और ट्विन टावर्स थे, तो ये सब वैनिटी प्रोजेक्ट्स श्रेणी में कभी कभी गिने जाते हैं। हालांकि इस पर बहुत बड़ा डिबेट है क्योंकि माना जाता है इस प्रकार के वैनिटी प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। तो मैं अगेन इस डिबेट में बहुत अधिक नहीं जाना चाहता हूं। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि बुलेट ट्रेन, ऐसे प्रोजेक्ट्स को शायद अब केंद्र सरकार ना ला पाए और उसकी जगह कुछ अन्य प्रोग्राम्स पर खर्चा हमें करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी एक डिबेट चल रहा है कि सभी ट्रेन में जो तीसरी श्रेणी के डब्बे हैं या थर्ड एसी के डब्बे, उनमें कटौती की जा चुकी है और धीरे धीरे सरकार सभी ट्रेन में महंगे टिकट वाले डब्बों को बढ़ा रही है रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो इसको लेकर भी एक सुधार की आवश्यकता शायद है और इसमें सुधार हमें देखने को मिलेगा। तो तीसरी श्रेणी के डब्बों की संख्या ट्रेनों में बढ़ाने को लेकर ऑलरेडी एक मांग थी। इसी प्रकार अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी अब भव्यता की जगह उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी और उसके ग्राउंड पे काम करने को लेकर अधिक हम एक फोकस देखेंगे। तो ये मैं देख रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि हमारे नेचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग में, उसके खर्च में भी हो सकता है हमें कटौती देखने को मिले। पिछले 3 वर्षों में हमने ऐतिहासिक वृद्धि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि आमतौर पर 10 से 12% के बीच में रहता था, वो बढ़कर 20% इस बजट में चला गया था। तो अब शायद वो हो सकता है वापस घटकर 12-10 तो ना जाए, किंतु 15-16% पर चला जाए। तो उस पैसे का प्रयोग सरकार हो सकता है कुछ अन्य पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, कुछ जन लोकप्रिय कल्याणकारी नीतियों के लिए करें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कहीं कि ऑपोजिशन ने जो 1 लाख रुपए का प्रॉमिस किया था या यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का कुछ ऐसा स्कीम का प्रॉमिस किया था, उसकी दिशा में सरकार स्वयं एक कदम है अपना लॉस्ट ग्राउंड रीगेन करने के लिए, अपना खोया हुआ आधार फिर से पाने के लिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं सरकारी नीतियों में एक बदलाव आ सकता है। तो ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, जो शायद हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट देखने में गलती कर रहे हैं। और एक चीज और जो आरपी सर भी एक बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं उसमें बहुत अधिक बात नहीं करूंगा, कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन अब रिड्यूस होगा। जैसे मैंने ट्रेन की बात की, तो उसमें ट्रेन की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने को लेके हम ट्रेन में तीसरी श्रेणी के डब्बे कम कर देंगे। ये पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी है, जहां पॉलिसी इस आधार पर चलाई जा रही है कि ब्यूरोक्रेसी क्या सोचती है। किंतु अब पॉलिसी हो सकता है वो ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रिक ना होकर पीपल सेंट्रिक हो, जो कि आम जनता के लिए एक अच्छी बात हो। तो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन कम होगा हमारी सभी मंत्रालयों में और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन भी थोड़ा कम होगा। और इसी प्रकार हम ये भी देखेंगे कि ब्यूरोक्रेटिक जो सेंट्रलाइजेशन होता है, तो ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन कुछ एक शब्द है ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, उस ओर बढ़ने लगता है। तो उसकी जो प्रवृत्ति ब्यूरोक्रेटिक एपैथी की ओर हो रही थी, मतलब जहां हम लोगों को पूरा नजरअंदाज करते हैं, उस ओर जो नीतियों के जाने का एक संभावना बन रही थी, अब शायद वो
ना हो। तो वो भी एक बदलाव के रूप में मैं देख सकता हूँ। और जहां तक बात है, अभी एक डिस्कशन और भी हुआ था कि अभी तक जो सरकार मेजोरिटी के साथ और एक ठसक के साथ पूरी केंद्रीय रूप से चल रही थी, क्या वो कोएलिशन चला पाएगी? तो ये हमने पहले भी देखा है। हरियाणा में 2014 से 2019 के बीच में एक 60 सीट वाली बहुत ताकतवर मजबूत सरकार रही, और 2019 के बाद से अब वही सरकार, वही मुख्यमंत्री 40 सीट के साथ काम कर रहा है, और उनके कार्यशैली में 1% भी हमें बदलाव हरियाणा में तो कम से कम देखने को नहीं मिला है। और अपने विद्यार्थियों के लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैं हरियाणा से ही हूं और वहां की पॉलिसीज को लेकर मैं काफी एनालिसिस भी करता हूं। तो हरियाणा में हमें बहुत अधिक बदलाव ऐसा देखने को नहीं मिला, किंतु राष्ट्र के मुद्दे अलग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और दूसरा एक बात है, हम बात करते हैं जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, तो इकोनॉमिक्स में काफी सारे एक्सपर्ट एक बात बोल रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसमें क्या होता है और इसमें केंद्रीय जो पार्टियां हैं उनका क्या रोल है, और जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका क्या रोल है, एक बार इसको भी समझ लें। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम एक मिनिमम एक्सेप्टेबल, मतलब जो सर्वमान्य सभी को हो, इस प्रकार की कुछ नीतियों को आधारित करते हैं कि हमारा आगे जो भी पॉलिसी बनेगा वो इन सब मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स को साथ में लेकर चलेगा। तो अगर हमारे घटक दल उस बात को एग्री नहीं करते हैं तो मुख्य दल को भी उस बात को स्वीकार करना होगा। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ज्यादातर जो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस इकोनॉमिक पॉलिसीज में नहीं रहते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस ज्यादातर कल्चरल पॉलिसी में, जैसा कि सर भी कह चुके हैं, और जो हमारे एकेडमिक, ब्यूरोक्रेटिक और बाकी के जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स है उनको लेकर वो अधिक मुखर रहते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के मुद्दे अलग है। क्षेत्रीय दलों को विदेश नीति से बहुत अधिक लेना देना नहीं रहता है। क्षेत्रीय दल बहुत ही कम विदेश नीति पर अपनी बात रखते हैं। जैसे मुझे तो पिछले 15 वर्षों में 2 ही बात याद आती है। एक, अभी इजराइल के मुद्दे को लेकर कुछ क्षेत्रीय दलों ने कहा था कि हमें इजराइल को समर्थन नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था तब तमिलनाडु की सभी क्षेत्रीय पार्टी भारत सरकार पर दबाव डाल रही थी कि वो श्रीलंका के मुद्दे पर हस्तक्षेप करें। तो ये एक मुद्दा था जहां हमने रीजनल पार्टीज को फॉरेन पॉलिसी में इंटरवीन करते हुए देखा है। एक मुख्य मुद्दे पर आपका मुख्य मुद्दा ये है कि ये जो गवर्नमेंट का, हम जब 1991 में हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आ, वह पॉलिसी चाइना ने जिस रफ्तार में लिबरलाइजेशन किया, हमारा लिबरलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं मतलब स्लोड रहा। मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। 2 मनमोहन सिंह का टेन्योर रहा, इसमें पहले में कुछ हुआ भी तो सेकेंड टेन्योर जो मनमोहन सिंह का यूपीए 2 का रहा उसमें नहीं के बराबर रिफॉर्म्स हुआ। उसमें वेलफेयर प्रोग्राम ही, उसी में आपको मनरेगा, यूनिवर्सल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सब लागू हुआ। तो ये सब हम लोग उसी में रहे। अब क्या है कि जब मोदी जी की जब सरकार आई तो मोदी 1 और मोदी 2 विशेषकर ये दोनों ने काफी रिफॉर्म्स किए। अगर एक डिमोनेटाइजेशन की गलती को अगर आप मतलब रिमूव कर सके तो इन्होंने बहुत सारी मतलब रिफॉर्म्स किए। आज बहुत हद तक इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, बहुत सारा इस फील्ड में ये हो चुका है। अभी अभी आप आंकड़े दे रहे थे कि इतनी बिल अवेटेड है राज्यसभा में जो पारित नहीं हो। तो हम आपसे जो सवाल करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, ये बताइए कि अब इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का क्या हो? Will it continue in the same pace or will it slow down? जी सर। तो अगर हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करें तो हमने ये बड़ा क्लियर रूप से देखा है, बड़ा स्पष्ट रूप से देखा है। 1991 से 2008 तक सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार ही क्यों ना बदल गई हो, नीतियों में बहुत अधिक बदलाव हमने नहीं देखा। जैसे वैट की जो रिफॉर्म थी वो एनडीए के टाइम पर आया, किंतु उस वैट को पूरा इंप्लीमेंटेशन यूपीए ने किया। जीएसटी का प्रपोजल रखा गया एनडीए के समय, उसका इंट्रोडक्शन जो था यूपीए ने भरसक प्रयास किया कि हम कर पाए। और अगर हमें ये लगता है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स में ग्रोथ रेट शायद अफेक्ट हो जाए, रिफॉर्म्स कम हो जाए, तो हम इनफेक्ट पाएंगे कि जितने रिफॉर्म्स वाजपेयी सरकार के समय पर हुए या मनमोहन सरकार 1 के समय पर हुए, यूपीए 1 के टाइम पर, उतने रिफॉर्म्स तो मोदी एरा में भी नहीं हुए अगर हम टोटल रिफॉर्म्स की बात करें। और भारत का अभी तक ऐतिहासिक रूप से जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट
रिकॉर्ड किसी गवर्नमेंट ने किया है तो वो भी एनडीए 1 और यूपीए 1 के पीरियड में ही हमने उसको रिकॉर्ड किया है। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स से हमारे, अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज पर और लिबरलाइजेशन एजेंडा पर, तो उस पर मुख्य रूप से कोई बदलाव नहीं होगा। लिबरलाइजेशन का एजेंडा एज इट इज कंटिन्यू चलेगा, किंतु उसमें जो डिबेटेबल पॉलिसीज है, जो कुछ बड़े बिग टिकट रिफॉर्म्स है, वो शायद अभी डिले हो। जैसे जीएसटी की ओरिजिनल इंट्रोडक्शन डेट 2008 या 9 थी, किंतु वो यूपीए अपने दम पर पास नहीं करा सकी, और यूपीए 2 क्योंकि इतनी कमजोर सरकार थी, उसने तो उस मुद्दे को उठाना भी मुनासिब नहीं, और एनडीए भी पूरा प्रयास करके उसे अंतिम साल में ला पाई। तो इस प्रकार के बड़े रिफॉर्म्स शायद हम ना देख सके, किंतु अन्य रिफॉर्म्स उसी प्रकार चलेगी, क्योंकि किसी क्षेत्रीय दल को रिफॉर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट चंद्रबाबू नायडू को तो रिफॉर्म मैन भी कहा जाता है। उन्हें रिफॉर्म्स का फेस साउथ इंडिया में माना जाता है, जिन्होंने हैदराबाद को एक ट्रेडिशनल गोल्ड सिटी से एक आधुनिक सिटी बनाया। तो इनमें से किसी क्षेत्रीय दल को रिफॉर्म्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, रिफॉर्म्स कंटिन्यू। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और है, जहां जैसे नीट एग्जामिनेशन, ये एक ऐसा रिफॉर्म था कि सारे एग्जामिनेशन सेंट्रली कंडक्टेड हो। साउथ स्टेट से इसका बहुत मुखर रूप से विरोध रहा है। तो हो सकता है हम एग्जामिनेशन कंडक्शन में, रिक्रूटमेंट में और अन्य क्षेत्रों में हम देखें शायद थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन की ओर चीजें अब जाए, क्योंकि इसको लेकर कुछ मांगे जरूर रहेंगी। तो आर्थिक नीतियों को लेकर सुधार और उदारवादी नीति उसी प्रकार कंटिन्यू होगी, किंतु उसकी स्पीड और उसमें जो बड़े शॉकिंग चेंजेस थे वो शायद हम ना। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा इसका? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। जी सर। तो इस कोएलिशन पॉलिटिक्स और कोएलिशन गवर्नमेंट गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका आउटसाइड चांस है। मैं इसका बहुत सीधे रूप से प्रश्न तो नहीं देख रहा हूं, किंतु इसको वो इंटरडिसिप्लिनरी रूप से पॉलिटी इकोनॉमी जोड़कर पेपर 3 में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले पेपर 2 में देखे हैं, जहां टेक्निकल टॉपिक इकोनॉमी का पूछा गया। जैसे कि सैंपलिंग टेक्निक पे क्वेश्चन हमने पेपर 2 में देखा था, जो कि टेक्निकल टॉपिक इकोनॉमी है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट डू यू थिंक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विल कंटिन्यू, जैसा जो प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं, सीधा प्रश्न भी इस प्रकार आ सकता है, किंतु इसको एक कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा या तो लेबर से जोड़कर, या इसको पूछा जाएगा एग्रीकल्चर से जोड़कर, या इसको पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट से जोड़कर। इसका एक कॉन्टेक्स्ट होगा, संदर्भ विहीन क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, एक्चुअली जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में क्या नहीं हुआ? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में हुआ, न्यूक्लियर पोखरण 2 कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में हुआ, लुक ईस्ट पॉलिसी कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में हुआ। अब पूरा पैराडाइम शिफ्टिंग फॉरेन पॉलिसी का वर्चुअली प्रो रशियन से प्रो अमेरिकन, ये कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में हुआ। लेकिन तब का पॉलिटिक्स की बात बड़ी अलग थी, क्योंकि याद होगा आपको, गौरव सर, वैसे आपका एज अभी उतना नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपकी मेमोरी में अटल बिहारी वाजपेयी की रूल है क्या? जी सर, बिल्कुल है ना। और आरपी सर, आपको है, अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन में रहते हुए भी वो अपोजिशन धर्म का पालन करते। हमें याद है कि जब मनमोहन सिंह जब ब्यूरोक्रेसी से, जब वो प्राइम मिनिस्टर जब बने थे एक ब्यूरोक्रेट से, और जब उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू की थी, तो बेसिकली नरसिम्हा राव ने अपना हाथ झाड़ लिया था, कहा था कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो मैं आपके साथ हूं, अगर आप फेलियर हुए तो मैं आपके साथ नहीं। तो जब वो जाते थे पार्लियामेंट में, उनका जब बहुत अपोजिशन होता था तो मनमोहन सिंह घबरा जाते थे, क्योंकि वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। वो एक गवर्नर के, मतलब वो आरबीआई गवर्नर पद से गए थे, तो वो ब्यूरोक्रेसी इतनी जानती नहीं है पेचीदगियों को। तो बड़ा हंसकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि देखिए मनमोहन जी, इफ यू हैव ज्वाइन द पॉलिटिक्स सो ट्राई टू बी थिक स्किन्ड। अब आप अपनी चमड़ी को थोड़ा सा मोटा बनाइए, पॉलिटिक्स में चलता है, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, हम अपोज करेंगे आपको, लेकिन आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहिए। उन्होंने इशारा किया कि हम आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को रोकेंगे नहीं। तो क्या मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार उस बहुमत में आर्थिक उदारीकरण ले पाती अगर अटल बिहारी वाजपेयी की जगह दूसरा अपोजिशन लीडर आता? अनुमान करिए आरपी सर, पॉसिबल था? उसी समय अपोज कर देता, बिल को उसी समय डिफीट करवा देता। 3 बिल से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, वही 3 बिल लेके मोदी जी आए थे, 303 सीट लेके वो 3 बिल ये पारित नहीं करवा पाए।
जी सर। एग्रीकल्चर में 3 ही बिल आए थे, और उस समय भी 3 ही बिल लाए थे मनमोहन सिंह। वो 3 बिल ने इंडस्ट्री को खोल दिया, ट्रेड को खोल दिया, लेकिन एग्रीकल्चर को ही नहीं खोला। तो आपने बहुत अच्छा कहा, दैट्स गुड थिंग। और कुछ चीजें तो कंटिन्यू करेंगी, कुछ डिसकंटिन्यू करेगी, लेकिन अफसोस है कि सरकार ने अपोजिशन के साथ कोऑपरेशन नहीं किया है। तो अपोजिशन भी फर्दर रिफॉर्म्स में या कोई मेजर कोई डिसीजन लेने में इसके साथ कोऑपरेट करेगी, इस पर हमको डाउट है। खास के एग्रीकल्चर के फील्ड में रिफॉर्म्स की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? सर, एग्रीकल्चर, लेबर, ये 2 एरिया में रिफॉर्म बिल्कुल होना कठिन है, क्योंकि अभी तक भी कोई सरकार इनमें रिफॉर्म्स अधिक कर नहीं पाई है। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, हम प्रयोग करते हैं, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म। तो भारत में ये टर्म प्रयोग करना भी बड़ा कठिन है, और सरकार अपने आप ये प्रयोग भी नहीं करती, ये जर्नलिस्ट प्रयोग करते हैं। तो अगर हम देखेंगे, भारत के कुछ सेक्टर ऑलरेडी थर्ड जनरेशन या इनफैक्ट फोर्थ जनरेशन तक जा चुके हैं, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे बजट। हमारे उन सब में इतने सुधार आ चुके हैं, इतने रिस्ट्रिक्शन, इतने बैलेंसिंग, इतने काउंटर चेक लग चुके हैं कि अब ये बहुत आधुनिक रूप है और वेस्ट की सभी इंस्टीट्यूशन के साथ टक्कर लेते हैं। तो यहाँ लगातार रिफॉर्म होते रहे, क्योंकि ये बहुत पॉपुलिस्ट इशू नहीं है, आम व्यक्तियों को इससे बहुत अधिक लेना देना नहीं रहता, तो इनका सड़क पर विरोध नहीं किया जाता। किंतु लेबर और एग्रीकल्चर, ये 2 बड़े ही सेंसिटिव इश्यूज हैं, और इनका लेना देना और इनका जो लिंक है वो लगभग 60-70 करोड़ लोगों से सीधे रूप से है। और इनमें कोई भी ऐसा जो चेंज हम करें जो जनप्रिय ना हो, तो हम देखेंगे उसी समय सड़क पर विरोध होगा। तो अभी तक इन सेक्टर्स में इनफैक्ट रिफॉर्म्स बहुत ही कम हुए। एग्रीकल्चर बड़ी मुश्किल से हम कहें तो अभी तक अपने सेकंड जनरेशन रिफॉर्म स्टेज में है, और लेबर पर तो आज तक कोई मुख्य रूप से ब्रॉड मेनस्ट्रीम चेंज आया ही नहीं है। तो इनमें आगे रिफॉर्म होगा, इसकी संभावना तो न्यूनतम के करीब। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब मैं अपने जो ऑडियंस में अपने स्टूडेंट्स है उससे हम मिलवाना चाहेंगे, हम अपने एक न्यू टीचर से और एक ज्योग्राफी के एक्सपर्ट से, ये एलबी तिवारी जी। और इनके लिए तो आप जानते हैं कि भाई ये जो आज हमारा इलेक्शन स्पेसिफिक हमारा प्रोग्राम है और हमारा डिस्कशन है, इनके ज्योग्राफी के लिए तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ इकोनॉमी इन्वायरमेंट के लिए एक इशू बनता है। क्योंकि इससे पहले भी जो गवर्नमेंट इंडिया की आई थी, उसमें जब इन्वायरमेंटल पॉलिसी की बात हुई थी तो सबसे पहले इंदिरा गांधी ने तो उसको बहुत अपोज किया था, कहा था पॉल्यूटर्स मस्ट पे। लेकिन जब टिहरी गढ़वाल में, जब इंडिया में, जब यहाँ पर चिपको मूवमेंट हुआ, जो दुनिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट मूवमेंट था इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, तो इंडिया ने भी फिर वृक्षारोपण वगैरह इस फील्ड में कदम रखा। लेकिन इंडिया बहुत समय तक अपोज करते आई, लगभग डरबन कॉन्फ्रेंस 2011 तक। उसके बाद फिर इंडिया अपना धीरे धीरे अपने टोन डाउन कर लिया अपने रेटोरिक को, और फिर 2015 में जब पेरिस समिट हुआ तो मोदी जी भी उसमें पॉजिटिव रहे। उस समय एक नया एक प्रोविजन लाया गया, उसको एनडीसी नाम दिया गया, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। हालांकि वो भी अनजस्ट ही था। अनजस्ट यह था कि इसको मैं लेमैन टर्म में कहूं तो कोई आपसे कहे कि भाई ये रिच है तो ये इतने 1000 चंदे पैसा डोनेशन देंगे, आप खैर कोई बात नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप इसको पकड़िए और आप खुद लिख दीजिए, आपको पेन डाल देंगे कि आप खुद लिख दीजिए आप कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं देखूंगा भी नहीं। हाँ, आप लिख दीजिए अपने से। अब आप दबाव में आकर 2000 के 2500 रुपीज लिख देते हैं। तब जब एक बार आप लिख डालते हैं तब आपके पीठ पर सवाल हो जाते हैं, सुबह शाम आना शुरू करते हैं, कब दे रहे हैं। तो ये नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, पहले तो आप डेवलप कंट्री को 100 बिलियन का क्षतिपूर्ति भरनी चाहिए जिसके लिए आप तैयार नहीं है। फिर एक फंड भी बना डाला पिछले साल आपने, जिसको कहते हैं मतलब एक खास फंड, आपने नाम सुना होगा उसका। हाँ, तो हम आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं कि इनका बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है और इन्होंने दुनिया को लीड किया है। वर्ड मतलब जो आप देखते हैं ग्लोबल सोलर मिशन में भी इन्होंने लीड किया है। इसके बाद अभी G20 की जो समिट हुई है उसमें भी इन्होंने इन्वायरमेंट पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं मोदी जी की गवर्नमेंट ने, और ये कम से कम दुनिया में एक लीडर के रूप में दिखना चाहे।
अभी दुबई में जो समिट हुआ था उसमें भी इन्होंने काफी एक्टिविज्म दिखाया। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि 2070 का इनका जो नेट जीरो प्रोग्राम है उसमें जहां तहां इनको सख्ती करनी पड़ी, स्टेट गवर्नमेंट से सख्ती करनी पड़ सकती है और मैन हैंडलिंग एंड मस्कुलर पावर का प्रयोग करना ये गवर्नमेंट की फितरत में शामिल थी। वे किसी स्टेट गवर्नमेंट को मतलब प्रेशराइज कर देना ये इनकी आदतों में शामिल है। लेकिन आरपी सर ने कहा कि अब बिहेवियर को चेंज हो, ये चेंज बिहेवियर का इम्पैक्ट कहीं नेट जीरो 2070 के बजाय 2090 तो नहीं हो जाए। ठीक है सर। निश्चित रूप से जैसा कि सर ने कहा और आरपी सर ने भी कहा कि कुछ न कुछ तो परिवर्तन आना ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाह रहा हूँ कि जैसे सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये तय किया गया था कि किसी भी हाल में इस सदी के लास्ट तक, इस सदी के अंत तक इस विश्व के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। और इसी के लक्ष्य को ध्यान में रख करके जो हमारी सरकार है, विशेष रूप से जो बीजेपी सरकार थी, उस सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि पूरे विश्व में भी एक तरह से प्रधानमंत्री जी को देखा गया कि पर्यावरण के लिए बहुत सचेत है और कई सारे कदम उठा भी रहे हैं, जिसमें हमने नेट जीरो का टारगेट रखा कि 2070 तक हम जो भारत है वो नेट जीरो को लक्ष्य को प्राप्त कर लें। थोड़ा सा नेट जीरो को भी बात कर लेते हैं, ये है क्या? तो नेट जीरो का मतलब यही होता है कि जितना आगमन हुआ उतना ही जब निर्गमन हो जाता है तो बैलेंस जो बचता है वो जीरो रहता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी ने 100 रुपए दिए, वो 100 रुपए फिर हमारे हाथ से निकल गए तो हमारे पास बैलेंस क्या बचा? जीरो बचा। तो वही नेट जीरो है। और ये नेट जीरो का कॉन्सेप्ट पेरिस एग्रीमेंट के बाद से ज़्यादा ही हाईलाइटेड हुआ है। कारण इसका ये रहा है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस बात को समझा कि अगर हमें इस सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को बढ़ने देना है, इसके अंदर रखना है, तो अब कार्बन इमिशन को कम करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कार्बन इमिशन को रोकना पड़ेगा। और इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि नेट जीरो के का जो लक्ष्य है इसको प्राप्त किया जाए। और वैज्ञानिकों ने ये कहा कि इसको 2050 तक अगर सभी देश प्राप्त कर ले तो ज़्यादा प्रासंगिक होगा। बहुत सारे देशों ने इस पर अपना, जैसे अमेरिका है 2050 तक का टारगेट रखा है, चाइना ने 2060 तक का। भारत चूंकि एक विकसित हो रहा राष्ट्र है, हमें अपने देश में गरीबी को भी कम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, हमें अपने राज्यों के विकास को भी देखना है, रोजगार सृजित करना है। तो इसको देख करके हमारी जो वर्तमान चुनौतियां हैं, इसको देख करके हमने निर्धारित किया कि हम 2070 तक कार्बन इमिशन को जितना हम इमिट करेंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब करेंगे, इस तरह की क्षमता हम विकसित कर लेंगे, जिसको नेट जीरो कहा गया। अब जो वर्तमान समस्या है या वर्तमान जो परिदृश्य है, इसमें ये देखा जा रहा है कि सरकार जो हमारी है ये अब एक पूर्ण बहुमत में ना आकर के, जैसा कि सभी पैनलिस्ट ने डिस्कस किया, कि अब ये कोएलिशन एक सरकार रहेगी जिसमें इसके घटक दल हैं, और ये घटक दल भी कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है इसकी नीतियों को प्रभावित करने की भी क्षमता रखेंगे। अब बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं कि पर्यावरण को सुधारने के लिए या पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं इनके लिए जो हम प्रयास करना चाहते हैं, अब भारत की अगर बात करें तो सिर्फ केंद्र सरकार के प्रयास से तो ये होना नहीं है, इसमें राज्य सरकार की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। बिना राज्य सरकार की भूमिका के हो नहीं सकता है। अब चुनौती क्या है? भारत में अगर राज्यों की स्थिति देखा जाए तो जो राज्य है उनमें बहुत ज्यादा असमानता है, आर्थिक असमानता भी। कुछ राज्य विकसित हैं, औद्योगिकृत हो चुके हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें विकास करना है, जैसे बिहार जैसे राज्य हैं। अगर उन राज्यों को अगर गरीबी मिटानी है, रोजगार सृजित करना है, पलायन को कम करना है, तो निश्चित रूप से आधारभूत संरचनाओं में निवेश की आवश्यकता है, निश्चित रूप से उनको उद्योग लगाने की आवश्यकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर राज्य की अपनी अलग प्राथमिकता होगी। जो विकसित राज्य हैं उनकी प्राथमिकता कुछ अलग हो सकती है, और जो राज्य अभी विकास के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं या अल्प विकसित है उनकी प्राथमिकता अलग हो सकती है। अब इस दृष्टिकोण से जो भी केंद्र सरकार की जो नीतियां लाई जाएंगी, हर राज्य उसको अपने तरीके से उसको प्रभावित करने का, अगर उसके पास सामर्थ्य है प्रभावित करने का, तो कोशिश करेगा। जैसे अगर हम देखें तो इस सरकार ने
जेडीयू जनता दल यूनाइटेड एक प्रमुख घटक है, चूंकि बिहार जो राज्य है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो अगर कोई ऐसी योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई जा रही है जो कि उनके विकास के लक्ष्यों को अगर वो प्रभावित करेगी या फिर उनके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी, तो निश्चित रूप से वो कोशिश ये करेंगे कि हम इस योजना में या इस नीति में कुछ बदलाव हो सके। जितना उनका सामर्थ्य होगा वो करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि ये जो परिस्थिति बन रही है, ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न कर सकती है, कुछ नकारात्मक भी कर सकती है। सकारात्मक इस रूप में कर सकती है कि अगर मान लीजिए इन घटकों का अगर केंद्र सरकार में अगर एक दखल है, तो ये केंद्र सरकार से कई सारे जैसे फाइनेंशियल जो क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि राज्यों की जो चुनौती है इसको भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, विशेष रूप से जो पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए। सबसे पहली जो चुनौती राज्यों के सामने आ रही है वो ये है कि उनके सामने जो फाइनेंशियल जो एक सपोर्ट है उनको, मतलब उनके पास उपलब्धता कम होती है, उनकी प्राथमिकताएं अलग होती है, तो वो चाहते हैं कि हमें केंद्र से सपोर्ट मिलता रहे। दूसरा, जो राज्य सरकारें हैं उनकी जो संस्थाएं हैं, तो उन संस्थाओं में भी ये देखा जाता है कि वो इतनी सक्षम नहीं है कि जो क्लाइमेट या जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उसको एसेस कर सके और उसके लिए अनुकूल जो प्रयास है वो प्रयास भी कर सके। तो संस्थाओं की जो संस्थागत जो एक क्षमता है उसमें भी कमी देखी जाती है। और कहीं ना कहीं रिसर्च में, एनालिसिस में, नए इनोवेशन में, नए ज्ञान की प्राप्ति में, इस संदर्भ में इसमें भी कुछ राज्य जो है वो सीमित रहते हैं। तो केंद्र सरकार से उनको इस चीज का बेनिफिट मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है उनको। केंद्र सरकार से जो नॉलेज है, नॉलेज भी उन तक जो क्लाइमेट की जो मतलब क्लाइमेट को सपोर्ट करने के लिए जो मेरे प्रयास होने चाहिए उसके लिए जो आवश्यक ज्ञान की आवश्यकता है वो प्राप्त हो सकता है। और जो संस्थाएं हैं उनके क्षमता निर्माण में भी केंद्र सरकार की भूमिका हो सकती है। तो ये एक सकारात्मक मैं देखता हूं कि एक लाभ हो सकता है। इस तरह के जो घटक दल हैं उनको केंद्र सरकार से मिल सकता है वो। लेकिन साथ के साथ कुछ नकारात्मक भी हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको अगर देखा जाए तो अब राज्य सरकार, राज्य जो है, जो घटक है वो प्रभावित करने की स्थिति में रहेंगे। जैसे कि आधारभूत संरचनाओं से संबंधित, अभी जैसे गौरव सर बता रहे थे कि आधारभूत संरचनाओं में जो निवेश था अब वो कम होने की संभावना है, या आधारभूत संरचनाओं के प्रति जो केंद्र सरकार इतना मुखर होकर के आगे बढ़ रही थी, तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमी देखी जाए, कमी देखने की संभावना है उसमें। तो इस तरह से कुछ नकारात्मक भी है। साथ के साथ कुछ और भी पक्ष हैं, जैसे कि मान लीजिए अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे दिल्ली में प्रदूषण, सर्दियों के समय में पराली जलने की वजह से प्रदूषण आता है। तो ये प्रदूषण जो आता है, जो पराली जलने की जो समस्या है, वो जो दिल्ली के निकटवर्ती राज्य हैं उन राज्यों की तरफ से पराली जलने के बाद जो स्मोक आता है इससे प्रदूषण बढ़ता है। अब अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार जैसे पहले जब ये बात कहती थी कि ये जो नेबरिंग स्टेट है उनकी वजह से हो रहा है, या जो हरियाणा है या इस तरह के राज्य उनकी वजह से हो रहा है, ऐसी बातें ला दी जाती, कही जाती थी दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन उसको अनसुना भी किया जाता था। लेकिन जब केंद्र सरकार में अब इस तरह से अगर घटक दल शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष भी है उसकी भी आवाज कुछ मजबूत रहेगी, क्योंकि अब उतना पूर्ण बहुमत नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष की आवाज भी सुनी जाएगी और इन बातों को कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा। तो मेरा अपना यही कहना है सर कि इन सारी जो परिस्थितियां हैं इसमें कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता ओके, तो अब देखिए, चलिए, इन्वायरमेंट पर कोई विशेष हमें इम्पैक्ट नहीं दिखता। है। हाँ और सबसे बड़ी बात है कि इन्वायरमेंट का मुद्दा गवर्नमेंट के हाथ में रहा भी नहीं। इन्वायरमेंट का मुद्दा गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा, इसकी वजह है कि अभी अभी आरपी सर, हम लोगों का एक डिस्कशन हुआ था, याद होगा आपको, कि सुप्रीम कोर्ट में ने अपने एक वर्डिक्ट में रिसेंट में दिया कि अब जो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत है, एंड दैट शुड बी कंसिडर्ड। तो कोई भी एक आम नागरिक पराली जलने की घटना में सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करेगी, वो सीधा डालेगी कि भाई दिल्ली में एक सफोकेशन हो रहा है क्योंकि पराली जलाई जा रही है। तो वो से गवर्नमेंट अब
ये अब गवर्नमेंट के परव्यू से जुडिशरी ने बाहर ले लिया और उम्मीद करते हैं कि जुडिशरी में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब ज्यादा आएगा, इतना हम मानकर चलते हैं। और जुडिशरी और भी कुछ बोल्ड डिसीजन लेगी, जब खास के जब गवर्नमेंट जब कोलिशन होता है तो बहुत सारी भूमिका जुडिशरी को भी निभानी पड़ती है। तो हम ये मान के चल सकते हैं निकट भविष्य में जुडिशरी की भूमिका बढ़ेगी। तो चलिए वो तो अपनी जगह पर है। अब हम एक अभी मतलब गौरव सर ने मुद्दा उठाया था, हालांकि बीच में इनको हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ ले गए, जो फॉरेन पॉलिसी का ये कहना चाह रहे थे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो देखिए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक जो सामान्य सा मुद्दा है, अब आप भी आरती सर आप इस आपका फील्ड है तो आप जानते होंगे इसको हम दो पक्ष में लेते हैं। एक है हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और दूसरा है पुअर फॉरेन पॉलिसी, यानी जिसको आप कहेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इस गवर्नमेंट ने ऐसा कोई चेंज लाया ही नहीं था, क्योंकि पता नहीं इसने चेंज लाया नहीं। चेंज लाने का एक बहुत बड़ा एक क्या कहें एक माहौल क्रिएट किया, एक हाइप क्रिएट किया कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू चेंज इन फॉरेन पॉलिसी एंड सो एंड सो। मल्टी अलाइनमेंट नाम दे देने से नॉन अलाइनमेंट बदल नहीं गया, बात एक ही हुई, या तो हम किसी के साथ नहीं है या सबके साथ है। तो ये दोनों में टर्म में कोई विशेष नहीं था। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का जहां तक सवाल है, इस गवर्नमेंट ने उस फील्ड में काफी काम किया, खासकर मेक इन इंडिया को डिफेंस से जोड़ना और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बॉर्डरिंग रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बहुत इसमें वर्क हुआ है और डिफेंस पर अच्छा खासा आउटले भी इसने दिया है, जो कि आपने बजट में भी देखा होगा। उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि कोई भी रीजनल पार्टी हिम्मत इस बात को करने की नहीं करेगी कि आप डिफेंस बजट को कम करें। अग्निवीर वाले पर ऑलरेडी आपने कहा ही, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि अग्निवीर वाला जो प्रोग्राम है उस पर अपोजिशन होगा और गवर्नमेंट वहां पर स्लो डाउन हो सकती है। अब अगर चेंज ना हो तो कम से कम उसका नेचर चेंज। रह गई अब फॉरेन पॉलिसी की बात, तो फॉरेन पॉलिसी में इजराइल वाले मुद्दे पर ही हम ऐसा क्या मेजर डिपार्चर देखते हैं? कुछ नहीं। हमें याद है कि जब जिस समय फिलिस्तीनी राज्य जब अरब कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया था यूएनओ के प्रपोजल को, उसके बावजूद भी इंडिया ने इजराइल को मान्यता तो 48 में दे ही दी थी, उसके 50 में। और उसके बाद चूंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद को थोड़ा खुश रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए थे, लेकिन 92 में जब अरब कंट्री से जब इजराइल के संबंध जब अच्छे हुए तो सबसे पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध जुड़ ही गया था। और फिलिस्तीन और जहां तक रह गया, आप देखते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग के क्षेत्र में हो या आपको रिवर्स ऑस्मोसिस से जो ओशन के पानी को क्लीन करने की बात हो, उन सब पर तो कांग्रेस गवर्नमेंट काम कर ही चुकी थी। कोऑपरेशन तो या डिफेंस रिलेशंस तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में ही काफी कुछ हो चुका था। अरे अभी तो गवर्नमेंट ने बस इतना ही किया, जो हमास मिलिशिया का जो अटैक हुआ इस पर कहा कि भाई इजराइल इज हैविंग अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट भी रहती तो कहती, हमें तो कोई मेजर डिपार्चर दिख नहीं रहा है इस पर। तो हम फॉरेन पॉलिसी में नॉर्मली कंटिन्यूएशन ही पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई मेजर डिपार्चर इस गवर्नमेंट ने किया ही नहीं और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस भी वैसे ही चलता रहेगा। इस पर आप लोगों का कुछ विचार है तो दे सकते हैं। एक पॉइंट मैं रखूंगा सर इस पर, हाँ, क्योंकि पैरा डिप्लोमेसी का जो हाँ, कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट, ठीक है, कि क्या कोई एक पैरेलल डिप्लोमेटिक कोई चीज होती है क्या? अब भारत बड़ा देश है, विविधता वाला है, नॉर्थ ईस्ट एकदम अलग है, गुजरात एकदम अलग है, कश्मीर एकदम अलग है। राज्यों की कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक सोच होती है कि ऐसी विदेश नीति नहीं बननी चाहिए, रादर देन क्या बनना चाहिए ये कभी राज्य नहीं बोलते। राज्यों का हमेशा यही होता है कि ये नहीं होना चाहिए। वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, ये बोला ये हमको पसंद नहीं है, अब क्या करना है ये नहीं बताते। वो कुछ भी हो, सो दे रिजेक्ट, दे टेल कि भाई ये पॉलिसी या ये तरीका हमें पसंद नहीं है, बाकी क्या करना है वो तुम्हारा देखना काम है। पैरा डिप्लोमेसी में सिर्फ एक ही भौगोलिक बात है सर, जो मैं विद्यार्थियों के साथ शेयर कर लूं। भारत के तटीय और सीमावर्ती राज्य ही पैरा डिप्लोमेसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर कोई बीच का लैंड लॉक्ड स्टेट है बिहार,
लैंडलॉक्ड स्टेट यूपी, है ना, ऑलमोस्ट, हमें नेपाल को छोड़ दिया जाए तो ये लैंडलॉक्ड स्टेट होने के चलते यहाँ पे डायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब इकोनॉमिकली जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनका फॉरेन पॉलिसी चाहे वो कहीं भी हो एक रिलेशन होता है, और जनरली इंडिया में इकोनॉमिकली डेवलप्ड भी वही है जो कोस्टल है या सीमा पे है। कोस्टल स्टेट्स का इसमें बेटर रोल हमेशा से रहा है ऐतिहासिक रूप से। तो कोस्टल स्टेट्स का इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में रोल है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते समय या कुछ भी ऐसा करते समय आप थोड़ा सा पूछ लीजिए, और पुंछी कमीशन ने तो साफ साफ कहा था इस बात पे कि अभी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती है, और जिससे फ्री एफटीए जैसे कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो जिसमें राज्यों पे असर पड़ता है, तो स्टेक होल्डर राज्यों से कंसल्टेशन के बाद ही कोई एफटीए साइन होना चाहिए, एफटीए साइन होना चाहिए। दूसरा, कश्मीर अगर स्टेट है तो उसका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ थोड़ा सा ऊंच नीच चलेगा। अगर हम कुछ पाकिस्तान के साथ करेंगे तो पंजाब और कश्मीर वो बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है, या ठीक है, जो भी बोलेंगे, क्योंकि वो सीमावर्ती हैं। अब वो श्रीलंका के साथ अगर भारत कुछ करता है तो उसको कश्मीर से मतलब नहीं है। अब श्रीलंका के साथ फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु का इश्यू आता है, बाकी किसी का इश्यू नहीं है। जब बांग्लादेश की बात आएगी तो वेस्ट बंगाल का बात आएगा, और किसी का नहीं आएगा, बाकी स्टेट को क्या मतलब है। तो पैरा डिप्लोमेसी में डेफिनेटली स्टेट्स की भूमिका सिर्फ इतनी ही है कि वो इतना बताते हैं कि ये नीति हमको पसंद नहीं है। आंध्र प्रदेश और बिहार, अगर ये दो घटक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो इनका विदेश नीति पे अब तक ऐसा कोई लड़ाई किसी भी सरकार से पहले आगे पीछे नहीं रहा। तो पैरा डिप्लोमेसी में कोलिशन पॉलिटिक्स का असर पड़ता है, बट जैसे मैंने पहला लाइन बोला था, हर कोलिशन का अपना अलग अलग नेचर होता है। जब तक उस कोलिशन का नेचर नहीं समझेंगे, उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, इसको एक वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन जैसे नहीं देखना चाहिए। और देखिए, आपने सही बात कहा, पैरा डिप्लोमेसी का मुद्दा आना चाहिए इसमें। लेकिन पैरा डिप्लोमेसी वाला जो मुद्दा है, इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ने रोल प्ले करता है, इसको हर्षवी पंत ने लिखा था। जी, तो हर्षवी पंत का मैंने वहां पर, हालांकि थोड़ा हम वहां उनकी बात से वहां पर हमने डिफर किया। जैसे उन्होंने कहा कि जो ये मुद्दा पैरा डिप्लोमेसी का आया था मनमोहन सिंह के समय, जब ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की ट्रीटी थी उसको ब्लॉक कर दिया था। जी, और फिर इसी तरह का मुद्दा आया था तमिलनाडु में, जब डीएमके की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो श्रीलंका के साथ रिलेशंस थे और मछुआरे वाले मुद्दे को लेकर उसमें उसने व्यवधान डाला था। लेकिन डायरेक्ट आंध्रा का जो भी आपने बात कही, आंध्रा का और बिहार का ऐसा कोई स्टेट नहीं है। बिहार का एक कंसर्न हो सकता है, वो कंसर्न हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहा है, जैसे गंडक है, गंडक प्रोजेक्ट है, जिसको लेकिन बिहार को हमेशा नेपाल से शिकायत रही है कि वो पानी का मतलब हम लोगों का जो आवंटन है वो बड़ा ये है, और नेपाल चूंकि हायर स्ट्रीम पर है तो उसके कारण, उसकी गलत नीति के कारण हमारे यहाँ फ्लड का प्रॉब्लम है। तो ये बिहार गवर्नमेंट का रहा है। लेकिन हमें लगता है कि लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट इतना कभी बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। एक मधेसी के इंटरेस्ट की बात को लेकर रही है, मधेसी इंटरेस्ट तो अभी संजोग से नेपाल का जो मधेसी है उसका भी थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर चुका है। तो निकट भविष्य में हमको हमको एक दिमाग में ये बात जो आपने भी कहा है वो हमको आई थी कि कल को हो सकता है कि नीतीश की गवर्नमेंट नेपाल वाले इश्यू को लेकर सेंटर को कुछ प्रेशराइज करे, लेकिन नेपाल के साथ पर्याप्त सेंटर का अपने काला पानी को लेकर खुद ही बहुत ज्यादा विवाद हो चुका है, तो मुझे उस तरफ तो ध्यान नहीं जाता। एक जो मुझे संभावना लगती है, व्हिच आई हैव टू शेयर विथ यू विथ माय स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट कुल मिलाकर पहले इसमें ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई हम अब मतलब मेजोरिटी ले आएंगे। अब अगले चुनाव में हो सकता है कि, क्योंकि अब इसमें पार्टियां तो टोटल 17 रीजनल पार्टीज, इसमें तो बहुत सारी रीजनल पार्टीज के पकड़ से बाहर है, तो बाकी रीजनल पार्टी को रिझाने के लिए थोड़ा पैरा डिप्लोमेसी रोल प्ले कर सकता है। जैसे अब कल को शिरोमणि अकाली दल के साथ ही सोचे कि पंजाब में भाई हम उसको लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं, हो सकता है उस मुद्दे पर, जैसे वो कह रहा है कि भाई एक मतलब पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब को मिलाकर एक इकोनॉमिक मतलब जोन बनाया जाए, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो हो सकता है इस तरह की बातों में गवर्नमेंट प्रेशराइज हो जाए, लेकिन ये तो अब फ्यूचर की बात है जो क्या हो सकता है इसमें।
तो अब इस बहस को ही विराम दिया जाए। जी क्या सर। आप लोगों का विचार हो रहा है? जी सर। जी सर। क्या गौरव सर? जी सर, अगला टॉपिक भी बड़ा टॉपिक है सर। हाँ, तो अब अगला टॉपिक इनइक्वालिटी इन ग्रोथ। इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ की चर्चा तो अब लगभग मतलब करना चाहेंगे आप? हाँ तो सर, हमारे बच्चे लोग थक गए होंगे। अब कभी हम लोग दूसरे डिबेट में कर ले इसको, कर सकते क्योंकि हैं। आज बहुत पर्याप्त हम हाँ, लोगों का डिबेट हो चुका। तो ठीक है, मैं स्टूडेंट्स आपको मैं ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं करना चाहता हूँ। 2-3 मुद्दे, जैसे एक आपको कंटेंट में आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं, और मंथन के 5 प्रीलिम्स के क्वेश्चन अलग से दिए जाते हैं, उसको भी आप लोग जरूर देखना। और इसमें आप आंध्रा और तेलंगाना वाला एक इशू दिया गया जो यूपीएससी पर क्वेश्चन 2016 में पूछ चुका है जनरल स्टडीज में, तो वो मुद्दे पर हम लोग अगली फिर चर्चा करेंगे। एक अवेटेड टॉपिक था इनइक्वालिटी और ग्रोथ पर, क्योंकि अभी हाल में चर्चा में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रोथ तो काफी दिया, लेकिन इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर गवर्नमेंट को एक मेजर डिस्कम्फिचर मिला है। तो कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई जो इनइक्वालिटी है और ग्रोथ, इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कई बहस भी है। इस पर जगदीश भगवती और अमर सेन का एक डिबेट भी है, बड़ा ही ओपन डिबेट है। तो अगले हम मंथन में इसकी चर्चा करेंगे। आज यही विराम देते हैं, और आप लोग हमारे मंथन से जुड़े रहिए। जून तक हम ओपन रहेंगे, जैसा कि पीछे ही हमने बताया है। 3 एपिसोड में आपसे और हमारी मुलाकात होगी। आज यही हम लोग विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू।